नमस्कार साथियों, अनूप जीएस रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भारत का संविधान बना और उससे पहले कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से रेगुलेशन, कौन कौन से चार्टर जो हैं कंपनी के द्वारा या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं, जिनको हम लोग एक एक करके देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो बाद में पास हुए। जैसे देखिए, जो सबसे पहला एक्ट बना था कंपनी के द्वारा, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ पीट्स इंडिया एक्ट 1784, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बना था। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1713 बना, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ, और देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यानी 1853। ये जो 6 एक्ट हैं, इन 6 एक्ट को हम ये समझते हैं कि ये जो एक्ट हैं, ये सारे के सारे एक्ट कंपनी के जो रूल हैं, जो रूल ये कह सकते हैं कि ये रूल जो है ये कंपनी रूल है। और ये जो है, ये सारे के सारे एक्ट जो है 1773 से लेकर के 1858 के बीच में ये एक्ट पास किए गए हैं। चलिए इनके विषय में एक एक करके देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली में इन सारे एक्ट्स में क्या क्या हुआ था। क्योंकि जो कंपनी आई थी शुरुआत में केवल ट्रेड पर्पज़ के आई थी, ट्रेड पर्पज़ के लिए आई थी। 1600 में कंपनी आई थी। उस समय के बाद यहाँ की सिचुएशन ऐसी देख करके और धीरे धीरे वो पोजीशन, कहने का मतलब सारे जगह पर करती गई, पोजीशन करती गई, और धीरे धीरे फाइनली वो बंगाल 1765 में बंगाल की दीवानी गेट करके और अपने रूल्स निकालने लगी, अपने एक तरीके से रूल्स को इस्तेमाल बनाने लगी, उसको गवर्न करने के लिए बनाने लगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक एक एक्ट में क्या क्या हुआ था। एक एक एक्ट देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं जो जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें आपको बताइए जो एग्जाम से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले याद आता है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में पास हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट सिंपली 1773 में पास हुआ था। ठीक है, एक कंपनी के द्वारा एक तरीके से पास हुआ था। इसमें हुआ क्या था, कि गवर्नर जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ पर गवर्नर की जगह बंगाल छूट गया, आप इसको देख सकते हैं। बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल बेकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। इस एक्ट में हुआ सबसे पहला काम जो इस एक्ट ने किया था, वो गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे उनको बना करके अब उनका नाम बदल करके कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसी एक्ट में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी जो सारी वर्किंग यानी एक्टिविटी, वर्किंग जो है, चाहे वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो या सिविल हो या मिलिट्री हो या रेवेन्यू, कोई भी एक्टिविटी हो, सारी की सारी इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी डिसीजन गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों लेती थी मिल करके। ये जो है सारी चीज़ें डिसीजन। कई बार क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन से थे। तो अगर पहले गवर्नर की बात आएगी तो सबसे पहला, अगर देखो इसमें वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग जो थे ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले थे। ये याद रखिए, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पर, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसी एक्ट में चेंज हो गए थे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में होता है कि जो बॉम्बे था, दूसरा काम जो इस एक्ट में होता है, बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है, किसके, बंगाल के सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है। सबॉर्डिनेट कहने का मतलब, अगर इस चीज़ को आप देखते हैं ऐसे, अगर देख सकते हैं तो समझिए थोड़ा कि मान लो ये इंडिया है, यहाँ पर बॉम्बे, यहाँ मद्रास है, यहाँ पे कोलकाता यानी बंगाल है। तो इन दोनों को
इस एक्ट में सबसे पहले क्या, यहाँ का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल बंगाल था, उसे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया। फिर दूसरा काम इसमें क्या किया था इन्होंने, ये जो बॉम्बे और मद्रास है इसके सबॉर्डिनेट बना दिए, यानी बंगाल के सबॉर्डिनेट बना दिए थे, सिंपल ये दूसरा काम हो गया था। तीसरा काम यहाँ पर एक हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट 1773 में इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, और उसमें उस समय एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। और जो पहले जो जज थे वो सर एलिजा एमपीए, क्वेश्चंस कई बार आते हैं, आप देखे होंगे एग्जाम में कि पहले जजेस का नाम कई बार पूछते हैं, तो जो पहले जज थे वो सर एलिजा एमपी थे, इनको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला वर्क जो क्या हुआ था। अगला वर्क इस एक्ट में हुआ कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, कंपनी के ऑफिसर्स को कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करनी है, कोई ब्राइब्स नहीं लेना है किसी भी नेटिव से, कोई भी नेटिव है, कोई भी नेटिव राजा का मतलब कि जो यहाँ का प्रिंस है, लोकल प्रिंस है, उससे कोई भी गिफ्ट नहीं ले, इससे करप्शन वगैरह बढ़ने के चांसेस था इस रेगुलेटर में। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में इतनी व्यवस्था थी। गवर्नर बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर के क्रिएट है, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग बन गए थे, और बॉम्बे और मद्रास सबॉर्डिनेट हो गया था कोलकाता यानी बंगाल के। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हो गया था कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता था, 3 जो है जजेस होते थे, और सर एलिजा एमपी पहले चीफ जस्टिस थे। और ये 4 वर्क, इसमें मेनली 4 वर्क होते हैं जो इसके तहत आप इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, ब्राइब वगैरह गिफ्ट वगैरह नहीं लेता। दूसरा जो एक्ट सबसे पहले पास हुआ इसमें पास हुआ था, उसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ क्या था। सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले ये दिमाग लगा करके कहे कि नहीं अब ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट गेट करने लगे, तो इनको क्या किए, कॉमर्शियल जो था, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स जो दोनों के थे वो सेपरेट कर दिए थे। पिट्स ने क्या किया, इनको जो है सेपरेट कर दिया है। कंपनी की दोनों चीज़ें, कंपनी जो दो काम एक साथ कर रही थी अभी, उस चीज़ को हटा दिया कि अब आप जो है केवल एक काम करोगे, अब वो नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा कि आप जो है कॉमर्शियल अफेयर, यानी कॉमर्शियल अफेयर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोला कि आप कॉमर्शियल अफेयर देखिए। और इसी के साथ पिट्स इंडिया एक्ट में ही एक नई बॉडी क्रिएट कर दी गई, जिसका नाम रख दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल रख दिया गया। और इससे बोला कि आप जो है पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोले कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी देखिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोले कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स देखिए, जितने भी हैं ये सारे पॉलिटिकल अफेयर्स देखने लगे। इसी के उसके बाद जो अगला वर्क होता है, यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि आप सुपरवाइज करिए, डायरेक्ट और सुपरवाइज करिए किसको, ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। ये जो कोर्ट इसकी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको सिविल और मिलिट्री अफेयर्स दे दिए गए। और जो ये था कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इसी एक्ट में दे दिए गए थे। ये 2 वर्क हैं, पहले तो सेपरेट कर दिया दोनों को, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल इसी एक्ट में, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोला कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी देखिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोला कि नई बॉडी क्रिएट करके एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोला कि आप जो है पॉलिटिकल अफेयर्स इसमें देखेंगे। फिर ये इसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसी को बोले कि आप इसको सुपरवाइज करिए, जितनी भी सिविल और मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उनको आप सुपरवाइज करें। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इम्पोर्टेंस इस एक्ट में क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंट 2 रीजन्स थे इसके। एक कह सकते हैं कि ये पहली बार भारत में अगर ब्रिटिश को रिकॉग्नाइज हुआ है, तो इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम इसी एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज किया गया था। और दूसरा क्या है, यहाँ कंपनी जब ये ब्रिटिश पोजीशन हो जाएगा तो यहाँ सुप्रीम कंट्रोल कह सकते हैं, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ कंपनी अफेयर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में सारे जो अफेयर्स थे वो सीधे कंपनी अब इसमें डील करने लगी थी, एक तरीके से ये कह सकते हैं, पूरी तरीके से कंपनी को ये गवर्न करने लगी थी। उसके बाद अगला देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1783। अब इसके बाद 2 एक्ट के बाद, यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बाद हर 20 वर्ष पे, यानी
1793 का जो एक्ट चार्टर एक्ट पास हुआ, इसके हर 20 वर्षों के बाद, एवरी 20 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि जो चार्टर एक्ट पास होते जाते हैं, चार्टर एक्ट, यानी अगर 1793 के बाद देखिए 1913 में आएगा, 33 में आएगा और फिर 53 में आएगा। तो ये हर 20 साल में चार्टर एक्ट आते रहेंगे और उन्हीं को हम लोग देखते हैं। देखिए इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ, इसमें क्या ओवर राइडिंग पावर, जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर मिल गई थी कि आप अपनी काउंसिल को ओवर राइड कर सकते हैं। यानी जो काउंसिल के डिसीजन, जो 4 मेंबर पिछले अभी उसमें पीट्स इंडेक्ट में जो बनी थी काउंसिल, उसको काउंसिल का मतलब कि अभी जो काउंसिल ऐसे होती है ना, हाउस यानी पार्लियामेंट, वही एक तरीके से थी। तो उसके ओवर राइट का पावर इसमें गवर्नर जनरल के पास हो गया था। जो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जो प्रोविंसेस में होते थे। गवर्नर कहने का मतलब कि ये पूरा एक तरीके से राष्ट्रपति थे और ये गवर्नर जो स्टेट में होते। तो इन दोनों लोगों को काउंसिल को ओवर राइट, यानी कि अपने काउंसिल जो डिसीजन दे रही है उसको ओवर राइट करने की पावर इस एक्ट में 1793 में मिल गई थी। पहला एक वर्क इसमें हुआ था। दूसरा वर्क अगर इसमें देखते हैं तो जो ट्रेड मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इंक्रीज 20 ईयर्स। यानी ट्रेड मोनोपोली जो थी, ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि एक यहाँ पर सिंगल सेलर होगा और मल्टीपल बायर होंगे, नहीं, मल्टीपल बायर होंगे। सिंगल सेलर से मल्टीपल बायर होंगे, तो यानी कंपनी जो है केवल प्रोडक्ट सेल करेगी और बाकी सब, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही केवल सेल करेगी, बाकी सब खरीदेंगे। तो ये मोनोपोली इसी में बढ़ा दी गई थी। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंस फोर टू बी पेड आउट ऑफ द रेवेन्यू। और इसके बाद ये काम एक और किया गया था इसी 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें कहा कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो और उसके जो स्टाफ हैं, दोनों की जो सैलरी जो होगी पेड की जाएगी आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, यानी जो इंडियन रेवेन्यू से उससे दी जाएगी। अगला देखते हैं चार्टर एक्ट क्या कहता है। अगला चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है। 1813 में क्या होता है, 1813 में चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, ये मोनोपोली एंडेड द ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी जो मोनोपोली थी, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ख़त्म कर दिया। एक्सेप्ट क्या, एक चीज़, दो चीज़ों को, यानी मोनोपोली इन टी में इसकी मोनोपोली EIC की मोनोपोली थी और ट्रेड विद चाइना। दो चीज़ें में, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके पास दो चीज़ें थी, याद रखिए, दो चीज़ें कि इनके पास जो अभी था वो मिल गया था इनके पास, यानी मोनोपोली टी में मिली थी और ट्रेड विद चाइना, ये मोनोपोली थी। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने सारी मोनोपोली ख़त्म करके, मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, इसको मोनोपोली जो थी इनकी ये ख़त्म कर दिया। बस ये दो चीज़ें बस, ट्रेड और टी ट्रेड, यानी टी की ट्रेड कर सकते थे और ट्रेड विद चाइना, याद रखिए इस चार्टर एक्ट ने। इसने एक और काम किया था, यहीं से क्रिश्चियन मिशनरी भारत में अलाउ किया कि आप अपने रिलीजन को, अपनी विचारधारा को, अपनी एजुकेशन को प्रमोट करिए। ये इसी एक्ट के तहत इसको प्रमोट किया गया था। उसके बाद जो अगला वर्क होता है इसमें, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी जो पश्चिमी एजुकेशन, यानी साइंस और ये सारी जो चीज़ें वहाँ की जो बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है वेस्टर्न वाला, उसको आप भारत के लोगों को, इनहैबिटेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जो भारत में रह रहे हैं उन लोगों को ब्रिटिश एजुकेशन, कहने का मतलब वेस्टर्न एजुकेशन देने की बात इसी एक्ट में कही गई थी। एंड दिस, और उसके बाद अगला वर्ग जो होता है इसमें, दिस ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। इसी एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट को, जैसे मान लो जो प्रोविंसेस होते थे उन सभी को आप ऑथराइज कर दिया कि आप लोग भी इसमें जो है अपने यहाँ टैक्स ले भी कर सकते हैं। अगला जो चार्टर एक्ट आप आता है वो अगले 20 साल बाद फिर आता है, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, यानी 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहला, देखो अभी उसमें आपने देखा था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स, जो आप यहाँ पर देखिए, ये जो ये था रेगुलेटिंग में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल,
और यहाँ पर देखो ये बन जाता है 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो ये होते थे केवल कहने का मतलब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो यहाँ से ये मान लो कोलकाता से अभी गवर्न होता था, अब ये पूरी यहाँ का यानी अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं यहाँ इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिंग थे। अगर याद रखें गवर्नर जनरल बंगाल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो विलियम बेंटिंग थे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया, यानी जो ब्रिटिश इंडिया की जो एंटायर लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कि लॉ बनाना जो भी लॉ बनाने की पावर है वो लेजिस्लेटिव पावर में आएगी इसकी। और एंटायर ब्रिटिश इंडिया के पास अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी पावर, याद रखिए यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये सारी पावर इसके पास हो गई। और इसके पास इनकी जो पावर थी पहले बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको ख़त्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया इसी, क्योंकि अब एक्सक्लूसिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया इसी एक्ट के तहत, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। उसके बाद अगला जो वर्क इसमें होता है, ये पहला अटेम्प्ट यहाँ पर इन्होंने किया था, पहली बार इन्होंने प्रयास किया था, ब्रिटिश ने पहली बार प्रयास किया कि अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट एंड रिक्रूटमेंट। जो सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, पहली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये क्या आ गया कि जो इंडियंस के लिए भी ओपन किया जाए, कि जो उनको बार्ड नहीं किया जाए, कोई भी कंपनी में कोई पोस्ट ले सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये पास हुआ, लेकिन बाद में बिल पार्लियामेंट में जो है बिल में विरोध होने के बाद वो मतलब पूरी तरीके से पास नहीं हुआ और लागू नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, ये पहला प्रयास था। और उसके बाद यहाँ पर सारी की सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी, एंडेड द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, इसी एक्ट में एक काम होता है कि सारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो कंपनी की खत्म, EIC की ख़त्म कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म करके, और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यहाँ से बन जाती है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से 1833 के बाद EIC जो थी पूरी तरीके से, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पूरी तरीके से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कमर्शियल एक्टिविटी ख़त्म कर दी जाती है उसकी। तो ये जो 3 वर्ग 4 होते हैं इसके तहत, इस एक्ट के तहत, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और एक्सक्लूसिव पावर लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पूरे ब्रिटिश इंडिया पर कानून बनाने का अधिकार इसके पास हो जाता है, और लेजिस्लेटिव पावर इसकी बॉम्बे और मद्रास की ख़त्म कर दी जाती है, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम। और उसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले पहला काम इसमें जो किया गया था कि लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव जो फंक्शंस थे इसके गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के, गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उसको जो है सेपरेट कर दिया गया था। पहली बार सेपरेट फर्स्ट टाइम किया गया कि लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शन जो हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल के वो सेपरेट कर दिए जाएंगे, और 6 एक्सिक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 एडिशनल मेंबर इसमें जो है ऐड करके, और ये मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करेगी। और उसके बाद ये अगला काम जो इसमें हुआ था वो ओपन सिविल सर्वेंट फॉर इंडियंस, यानी सिविल सर्विसेज के लिए भी अब इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन कर दिया गया था कि उनको बार्ड नहीं किया, कंपनी का कोई भी पोस्ट जो है हर इंडियंस के लिए ओपन हो जाएगा कंपटीशन के थ्रू, चाहे वो सिविल सर्विस सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट हो, सारी चीज़ें चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। देन फर्स्ट टाइम यहाँ पर हुआ था लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसी में ये जो लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन किया गया था, और 4 मेंबर अपॉइंट किए गए थे इसमें जो लोकल प्रोविंसेस से आते थे, यानी मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, आगरा। ये जो 4 वर्क इसमें हुए थे, मतलब 3 वर्क इंपॉर्टेंट हुए थे, कहने का मतलब सेपरेट किया गया था पहली बार 1853 में लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शन
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।